बड़ी इंपॉर्टेंट है। 3 कॉस्ट हमने देख ली, ऑर्डरिंग कॉस्ट, होल्डिंग कॉस्ट, परचेज कॉस्ट। चौथी कॉस्ट है, उसको हम नाम देते हैं स्टॉक आउट कॉस्ट। स्टॉक आउट का मतलब क्या होता है? खत्म हो जाना, स्टॉक खत्म हो जाना। कुछ ऐसी कॉस्ट होती है जो स्टॉक ना होने की वजह से आपको बियर करनी पड़ती है, या स्टॉक खत्म होने की वजह से आपको बियर करनी पड़ती है। एग्जाम्पल के तौर पे लेट सपोज कि आप यहां से 10 किलोमीटर या 20 किलोमीटर दूर जाते हैं मीट खरीदने के लिए, ठीक है। बाहर के मुल्कों में ना आपको हलाल फूड ढूंढने के लिए कई कई किलोमीटर दूर जाना पड़ता है, 30-30 किलोमीटर दूर जाते हैं आप। यहाँ पे तो आपको गली मोहल्ले में आपको मुर्गी हलाल मिल जाती है। हाँ, मुझे अच्छी तरह याद है, मैं तकरीबन कोई 20 किलोमीटर दूर जाता था हलाल चिकन लेने के लिए। अल्लाह ताला का ना जितना शुक्र हम अदा कर सकते हैं हमें करना चाहिए पाकिस्तानी होने पे, इसलिए कि हमारे यहाँ पे हलाल, वो तो खैर अलग बात है कि हमें शवरमा में हलाल नहीं खिलाते, हराम ही खिलाते हैं। लेकिन आपको वहां जाके ना आपको अंदाजा होता है कि यार अल्लाह ताला ने हमें पाकिस्तान में कितना, वो यहाँ से निकल तो साथ ही दुकान होती है। और मुझे अच्छी तरह याद है जो वहां पे चिकन मिलता था ना हमें, वो स्किन के साथ मिलता था। किस तरह मिलता था? स्किन के साथ, सिर्फ उसके पर उतरे होते थे, स्किन लगी होती थी। जैसे आपको ये KFC में नहीं चिकन मिलता, वो जो स्किन के साथ ही होता है जिसको बड़े मजे लेके खाते हो, वैसा चिकन मिलता था। और घर आके पहले हमने उसकी स्किन उतारनी होती थी, फिर उसको पकाना होता था। समझ आ रही है बात कि नहीं? तो कहने का मतलब ये है कि हलाल फूड के लिए आपको काफी ट्रैवल करना पड़ता है। एज्यूम करें कि आप यहां से 30 किलोमीटर जा रहे हैं दूर खरीदारी करने के लिए चीजों की। वहां जाते हैं, पता चलता है यार आउट ऑफ स्टॉक है, दुकान ही बंद है। गुस्सा आएगा कि नहीं आएगा? आप पहली दफा जाओगे, दूसरी दफा जाने में हेजिटेंट होगे, तीसरी दफा आप कहोगे ये मैंने इस दुकान पे नहीं जाना, ये हर दफा खत्म ही होता है इनका सामान, ठीक है। अब ऐसी कॉज जिसकी वजह से आपकी गुडविल डैमेज हो रही होती है, स्टॉक ना होने की वजह से आपकी गुडविल डैमेज हो रही है, इसको क्या बोलेंगे? स्टॉक आउट कॉस्ट। इसको यूजुअली न्यूमेरिकली कैलकुलेट करना मुश्किल होता है, तो लिहाजा हम यहां पे स्टॉक आउट कॉस्ट को कैलकुलेट करना नहीं सीखेंगे अपने पेपर में। हमें सिर्फ इसका कॉन्सेप्ट पता होना चाहिए, ठीक है जैन भाई। हम 3 कॉस्ट को कैलकुलेट करना सीखेंगे। वन विल बी द होल्डिंग कॉस्ट, परचेज कॉस्ट एंड ऑर्डरिंग कॉस्ट, जिसके फॉर्मूले मैंने आपको अभी बताए हैं। अब जरा एक एग्जांपल करते हैं जी, इसकी समझते हैं कि कैसे कैलकुलेट होता है। अगर आपको ये बात समझ आ जाती है तो आपको अगला टॉपिक भी समझ आ जाएगा। अगर आपको ये बात समझ नहीं आती फिर मसला आएगा। एक्सरसाइज करने लगा हूं, इसके लिए मैं आपको डेटा देने लगा हूं और आपने इसकी कैलकुलेशंस परफॉर्म करनी है। लिखे जी डेटा। एग्जाम्पल, लेट्स सपोज कि हमारे पास ईयरली डिमांड है 1000 यूनिट्स की। हम 1000 यूनिट्स सालाना खरीदते हैं। अच्छा, एक और चीज याद रखनी है कि यहां पे हम कोई मंथली बात नहीं करेंगे, हम कोई वीकली बात नहीं करेंगे, हम किसकी बात करेंगे? एनुअल बेसिस पे। हमने जितनी कैलकुलेशंस करनी है एनुअल बेसिस पे करनी है। नोट किया? सबसे पहले डिमांड है 1000 यूनिट्स की। लेट्स सपोज के पर ऑर्डर कॉस्ट है $20 पर ऑर्डर। ये आपको उसने ऑलरेडी एस्टिमेट करके दे दी है। प्राइस आपको दी है पर यूनिट की $20 पर यूनिट। CH कहता है कि इट इज 20% ऑफ CH ऑफ प्राइस। ठीक है बेटा। Q आपको कहता है, इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी आपको कहता है जी इट इज 100 यूनिट्स। अब ये Q 100 यूनिट्स का मतलब क्या हुआ कि हम जब भी चीजें खरीदेंगे तो कितनी क्वांटिटी खरीदेंगे चीजों की? 100। यानी कि जब हम ऑर्डर देंगे तो 100 आइटम्स का ऑर्डर देंगे। समझ आई बात? इसको हम EOQ बोलते हैं। अभी अगली कैलकुलेशन हमारे पास EOQ आएगा। सबसे पहले वो कहता है कैलकुलेट करो एनुअल परचेज कॉस्ट। पहली चीज हमने क्या कैलकुलेट करनी है बेटा? एनुअल परचेज कॉस्ट का क्या फॉर्मूला होता है? D × P। कितनी डिमांड है? 1000। प्राइस क्या है? 20 की।
तो कितनी वैल्यू निकलेगी? $20,000। यानी कि सालाना हमारी प्राइस इतनी है। जो हमारा स्टॉक है ना, हम उसकी वैल्यू निकाल रहे हैं, अब कॉस्ट निकाल रहे हैं कि यार टोटल कॉस्ट कितनी होगी। दूसरे नंबर पे अब हमने क्या कैलकुलेट करना है? एनुअल होल्डिंग कॉस्ट। एनुअल होल्डिंग कॉस्ट का फॉर्मूला क्या होता है? CH इंटू Q/2। CH कितनी थी? CH तो परसेंटेज में दी हुई है, तो आप इसको पहले कन्वर्ट कर लोगे। 20% इंटू 20 करोगे तो आंसर क्या आएगा? $4 का। तो मेरे पास कितना आएगा आंसर जी? 4 इंटू Q कितना था? क्वांटिटी कितनी है? 100 की। 100/2 एवरेज निकाला है ना आपने। ये Q/2 का मतलब होता है एवरेज स्टॉक। इसको क्या लिखते हैं बेटा? एवरेज स्टॉक। अच्छा जी, कितना आता है आंसर? $200। एग्रीड? यहां तक बात समझ आती है? एनुअल होल्डिंग कॉस्ट भी निकल आई। तीसरी चीज, एनुअल ऑर्डरिंग कॉस्ट। क्या फॉर्मूला होता है? CO/D/Q। D/Q को नंबर ऑफ ऑर्डर्स भी बोलते हैं। CO कितना था बेटा? 20 था। डिमांड कितनी थी? 1000। और हर दफा हम कितनी क्वांटिटी का ऑर्डर दे रहे हैं? 100 का। कितना आता है आंसर? $200। ठीक है, उकाशा भाई समझ आई? अब सारी कॉस्ट को ऐड कर दो तो आपके पास एनुअल कॉस्ट ऑफ स्टॉक निकल आएगी। सारी कॉस्ट ऐड करो, कौन कौन सी? 20,000, फिर 200 और फिर 200, तो टोटल मिला के $20,400 को हम बोलेंगे टोटल कॉस्ट ऑफ इन्वेंट्री। और ये कॉस्ट हमारी किस बेसिस पे निकल रही है? एनुअल बेसिस पे निकल रही है। ये एनुअल कॉस्ट ऑफ इन्वेंट्री है। यहां तक बात समझ आती है? ये एफएम में भी आना है, जब हमने अभी ये बात की है। मैं आपको साथ साथ इसलिए बताता हूं कि मैं एफएम पढ़ाता हूं, तो इसलिए मैं आपको ये इसलिए जोर दे रहा होता हूं कि यार ये चीजें आगे कंटिन्यू करनी, तो जरा ध्यान से समझ लें इसको। आप आगे जाके एफएम के टीचर से पूछोगे सर ये जरा मुझे बताएं ये क्या है, तो वो कई टीचर जो है वो रिवाइज नहीं करा रहे होते आपको कि यार अच्छा आपने, वो कहते हैं कि आपने ये पढ़ा हुआ, आपको बेसिक नॉलेज होगा, वो शुरू ही क्वेश्चन से करवा देते हैं आपको। चलो आगे जी, नेक्स्ट अब हम बात करने लगे, बड़ी इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, इसी की बेस पे, इसका नाम है EOQ। ये जो Q की हम बात नहीं कर रहे थे बार बार, Q, अब Q को कैलकुलेट करना सीख रहे हैं स्टूडेंट। इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी को हम बोलते हैं ऑप्टिमम क्वांटिटी साइज। इसके डिफरेंट नाम है। EOQ को क्या नाम बोलते हैं? ऑप्टिमम क्वांटिटी साइज। इसको हम रीऑर्डर क्वांटिटी भी बोलते हैं, कि जब भी हमने किसी भी ऑर्डर देना है, किसी को भी ऑर्डर देना है, कंपनी को ऑर्डर देना है, तो हम कितनी साइज का ऑर्डर देंगे। ये ऐसे ही है जब आप किसी रेस्टोरेंट में खाना खाने जाते हो, 4 लोग खाना खाने के लिए जा रहे हैं, तो आप क्या करोगे? 4 लोगों के लिए एक क्वांटिटी का ऑर्डर दोगे जो सारों के लिए काफी होगा। ये बात हम सीख रहे हैं कि जब कंपनी ऑर्डर देती है अपने सप्लायर को, तो वो ये डिसाइड करती है कि हमारे लिए बेस्ट साइज ऑफ ऑर्डर क्या होना चाहिए। क्यों बेस्ट ऑर्डर साइज की हमें जरूरत पड़ेगी? वो इसलिए जरूरत पड़ेगी कि भाई हम ये भी नहीं करेंगे कि ज्यादा क्वांटिटी का ऑर्डर दे दें कि हमें होल्ड करना मुश्किल हो जाए, और हम ये भी नहीं करेंगे कि हमें कम क्वांटिटी का ऑर्डर दे दें कि हमें बार बार ऑर्डर देने की जरूरत पड़ जाए। मैंने अभी आपको बताया कि आपस में इंटर रिलेशनशिप बनता है ऑर्डरिंग कॉस्ट का और होल्डिंग कॉस्ट का, बताया कि नहीं बताया? अब आप खाना खाने के लिए जा रहे हैं, आप ज्यादा भी ऑर्डर नहीं देंगे कि आप खाना जाया करें। वैसे पाकिस्तान दुनिया के दूसरे नंबर पे है फूड को वेस्ट करने में, पता है आपको इस चीज का? शादियों पे आपको अंदाजा होता होगा, दुनिया में हमारा दूसरा नंबर है खाना जाया करने के लिए। अच्छा जी,
अब हम क्या करेंगे, ज्यादा ऑर्डर देंगे या कम ऑर्डर देंगे? हम उतना ही ऑर्डर देंगे जो हम खा भी सके, हमारी भूख भी मिट सके, और इतना भी कम नहीं देंगे ऑर्डर के हम भूखे रह जाएं। तो ये ऐसे ही है कि जब आप कुछ ऑर्डर कर रहे हैं तो आपने अपनी रिक्वायरमेंट को देखना है। आपने ये देखना है कि यार ज्यादा भी ना ऑर्डर हो जाए कि मुझे उसको संभालना मुश्किल हो जाए। इसलिए कि जब अगर मैंने ज्यादा ऑर्डर दे दिया तो क्या होगा, साथ ही मेरी होल्डिंग कॉस्ट भी चेंज हो जाएगी, क्योंकि मुझे सामान ला के रखना भी तो पड़ेगा ना। उसकी मुझे इंश्योरेंस कॉस्ट भी ज्यादा बियर करनी पड़ेगी, उसकी मुझे अपॉर्चुनिटी कॉस्ट ऑफ इन्वेंट्री भी बियर करनी पड़ेगी, उसकी मुझे और कॉस्ट भी बियर करनी पड़ेगी। बात समझ आती है? और मैं इतना भी कम ऑर्डर नहीं दूंगा कि मुझे बार बार किराया भी देना पड़े। जब आप दराज पे ऑर्डर देते तो आप एक ही ऑर्डर दे रहे होते, लेकिन आइटम्स बहुत सारी होती हैं एक ऑर्डर के अंदर। होता है कि नहीं होता? कार्ट में आप कार्ट को आप ऐड करी जाते हो, एक ही एड्रेस पे इतनी चीजें आप मंगवा लेते हो। तो ऑर्डर देना है तो हमें ऑप्टिमम साइज ऑफ ऑर्डर चाहिए। वो ऑप्टिमम साइज ऑफ ऑर्डर कौन कैलकुलेट करके बताएगा आपको? इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी का फॉर्मूला। और ईओक्यू फॉर्मूला आपको ये बताता है, इट इज द लेवल एट विच होल्डिंग कॉस्ट इज इक्वल टू द ऑर्डरिंग कॉस्ट। जहां पे ये दोनों बराबर हो जाएं या इक्वल हो जाएं या कम से कम हो, तो उस लेवल को क्या बोलेंगे? इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी बोलेंगे। इसको हम डायग्रामेटिकली कैसे दिखाते हैं? यहां पे ये डायग्राम बनी हुई है, ये देखें। अब ये कैसे ग्राफ बना है, आपने बस इसको यहां पे ये समझना है कि होल्डिंग कॉस्ट और ऑर्डरिंग कॉस्ट जहां पे बराबर हो जाएंगी ना, ये देखें, ये होल्डिंग कॉस्ट चल रही है, ये ऑर्डरिंग कॉस्ट चल रही है। अब जहां पे ये एक दूसरे को इंटरसेक्ट करेंगी, ठीक है, एक दूसरे को इंटरसेक्ट करेंगी, ये बराबर हो जाएंगी और दोनों एक लोअर लेवल पे आ रही होंगी, उस लेवल को हम क्या बोलेंगे? इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी बोलेंगे। इसका मतलब है कि इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी ये वाला लेवल होगा, क्यू। आपने सिंपली ये याद रखना है, इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी वो लेवल है जहां पे दोनों कॉस्ट बराबर हो जाए। होल्डिंग कॉस्ट इज इक्वल टू द ऑर्डरिंग कॉस्ट। अब इसको कैलकुलेट करने के लिए हम एक फॉर्मूला इस्तेमाल करेंगे। पेपर में ये फॉर्मूला आपको दिया होगा, वो फॉर्मूला ये वाला है, इट विल बी प्रोवाइडेड इन द पेपर। क्या फॉर्मूला है ईओक्यू निकालने का? 2 इंटू सीओ। आप फैमिली है, सीओ से क्या मुराद है? पर ऑर्डर कॉस्ट। डिमांड से क्या मुराद है? एनुअल डिमांड। डी से एनुअल डिमांड। सीएस से क्या मुराद है? कॉस्ट ऑफ होल्डिंग। जब आप ये सब अंदर से कैलकुलेट कर लेंगे, फिर आपने कंप्लीट अंडर रूट लेना है। ये ऊपर वाले का अंडर रूट नहीं है, ये कंप्लीट अंडर रूट है। तो आपको क्या मिलेगा? इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी मिलेगी। ठीक है जी, तो यहां तक आज हम रखेंगे। इंशाल्लाह मंडे को ये चैप्टर आपका तकरीबन खत्म हो जाएगा। ओके, इसकी हम प्रैक्टिस करेंगे इंशाल्लाह, और अगले वीक में ये भी हो सकता है कि हमारा एक लेबर का चैप्टर भी कंप्लीट हो जाए इंशाल्लाह ताला। हाँ जी, सर मंडे को टेस्ट है आपका? मंडे को आपको फिर दोबारा टेस्ट होगा, आज जितना भी पढ़ा होगा। ठीक है, पिछले से भी लेके और आज तक मैंने आपको मंडे को इंशाल्लाह मैं कोशिश करूंगा आपका एक तो टेस्ट डिस्कस हो जाए। जिन्होंने टेस्ट नहीं दिए यार प्लीज टेस्ट दे दो, ताकि मैं डिस्कशन करने वाला बन जाऊं। वो छोड़ दें, वो कोई मसला नहीं है। उसके 2-4 पॉइंट्स हैं, वो मैं आपको एक्स्ट्रा नंबर दे दूंगा, उसकी टेंशन ना लें। ठीक है, एक क्वेश्चन का ना वो डेटा में एरर भी है, वो मैंने नोट किया है, वो मुझे सॉलर ने भी दिखाया। वो कह रहा है सर ये बाय मिस्टेक आ गया, तो आप ज़रा बच्चों से कह दीजिएगा, बता दीजिएगा उनको। तो कोई मसला नहीं है, नेक्स्ट टाइम जो है ना मैं कोशिश करूँगा कि ये कोई भी हमारा ना इस तरह का एरर ना आए। ये भी हो सकता है कि नेक्स्ट वीक में ना मैं इसकी सेपरेट रिकॉर्डिंग करा के आपको प्रोवाइड कर दूँ। वो जो ये वाला है, चूँकि ना ड्यूरिंग द क्लास अगर मैं डिस्कस करूँगा फिर हमारी क्लास रुक जाती है। तो इसका सोल्यूशन मैंने ये निकाला है कि यार जो भी टेस्ट आपके हों ना, उसकी अलग से एक रिकॉर्डिंग करवा के सारे बच्चों को मैं दे दूं। बार बार रिकॉर्डिंग कराने से ना हर दफ़ा मुश्किल होती है, हर सेशन में मुश्किल होती है। तो हम टेस्ट, हमारा एक क्वेश्चन बैंक बना हुआ है, हम बार बार डिस्कशन करेंगे, टाइम ज़ाया होगा। क्या कहते हैं आप? तो रादर देन हम क्लास में डिस्कस करें, हम ना आपको रिकॉर्डिंग प्रोवाइड कर देंगे और उसके साथ साथ हमारा जो क्लास है उसमें टॉपिक की डिस्कशन ही चलेगी इंशाल्लाह ताला। आपने एक काम करना है, इससे थोड़ा सा आगे आपने पढ़ के आना है नोट से। अगला टॉपिक आपने क्या पढ़ना है?
मैं आपको बता देता हूँ। आपने पढ़ के आना है इकोनॉमिक बैच क्वांटिटी। मैंने कोशिश की है ज़रा थोड़ा सा इसको एलैबोरेट किया है, थ्योरी से नहीं घबराना। जो ये आपको नज़र आ रही है ना थ्योरियाँ लिखी हुई, ये मैंने इस दफ़ा नोट्स को थोड़ा सा इन्हांस किया एग्जामिनेशन लेवल के। मैं पहले भी किया हुआ था लेकिन इस दफ़ा मैंने और इन्हांस कर दिया है कि कुछ थ्योरी पूछ रहा है वो आपसे। ये अगर आपको थ्योरी समझ आ जाती ना, आपको थ्योरेटिकल आंसर करने में मुश्किल नहीं होगी पेपर में, ठीक है। एक तो ये होल्डिंग कॉस्ट की, ऑर्डरिंग कॉस्ट की थ्योरी पढ़ के आनी है। आगे से जो टॉपिक है, कौन सा वाला अगला बेटा टॉपिक हमारा, स्टॉक कंट्रोल लेवल है। और एक बड़ा इंपॉर्टेंट टॉपिक है डिस्काउंट वाला, बल्क परचेज डिस्काउंट वाला, वो हम करेंगे। और फिर हमारे पास स्टॉक के लेवल्स आ जाएंगे इंशाल्लाह। उम्मीद है कि मंडे तक हमारे काफ़ी हद तक ये चीज़ें ख़त्म हो जाएंगी। ओके, अगर आप पूरा पढ़ सकते हैं तो पूरा पढ़ लें एक दफ़ा नोट्स को, और जब मैं आपको समझाऊंगा आपको बात ज़्यादा समझ आ जाएगी, ठीक है। थैंक यू वेरी मच। कल क्लास नहीं है हमारी, यही क्लास आपकी कंटिन्यू करेगी मंडे को इंशाल्लाह। हमारा सिलेबस अल्हम्दुलिल्लाह बिल्कुल एक नॉर्मल पेस पे जा रहा है। तो मंडे तक हमारा अगर ये चैप्टर खत्म हो जाता तो 3 चैप्टर हमारे खत्म हो जाएंगे, जिनमें से 2 मेजर इंपॉर्टेंट टॉपिक्स चैप्टर 2 और चैप्टर 3 के हैं।